हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश। गाइस, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त हो। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा वॉइस है, जो हम सीखेंगे वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको हिंदी मीनिंग बता दें। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। ठीक है। अब आप कहिएगा वाच्य का मतलब हम मुझे समझ। देखो, वाच्य का मतलब होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। अब आप किसी से बातचीत करते हैं तो हर व्यक्ति अपनी बात अलग अलग तरीके से क्या करता है, रखता है। जैसे राम ने खाना खाया, ये मैंने एक स्टेटमेंट रखा, राम ने खाना खाया। खाना राम के द्वारा खाया गया, बात दोनों सेम ही है। राम ने खाना खाया या खाना को राम के द्वारा खाया गया, बात दोनों सेम ही है। यही जो आपने स्ट्रक्चर को बदल कर करके कहा कि खाना को राम के द्वारा खाया गया, यही आपके वॉइस का एक क्या है, हिस्सा है ना। अपनी स्टेटमेंट को अलग तरीके से प्रस्तुत किया। तो यहां से हमें एक डिफिनेशन मिल जाता है। वॉइस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट। क्या मिलता है? वॉइस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट बनाने का ये एक क्या है, मेकिंग अ स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट बनाने का ये एक क्या है, कला है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइस बोलेंगे। ये आपका डिफिनेशन हो गया। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया एक एग्जांपल लेकर करके। देखो, अब वॉइस की अगर मैं बात करूं तो इस स्टेटमेंट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा है आपका पैसिव। पहला कौन सा है, वॉइस है एक्टिव वॉइस, और दूसरा हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं, अब पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? देखो जरा ध्यान से सुनो। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? जब कोई एक्शन होगा और वो एक्शन को स्वयं सब्जेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसे हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत रखेंगे? एक्टिव वॉइस के अंतर्गत रखेंगे। और अगर वही सेंटेंस में एक्शन जो है वो सब्जेक्ट ना कर करके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो, डोमिनेंस हो, तो ऐसे टर्म में हम उसे कौन सा सेंटेंस कहेंगे, पैसिव सेंटेंस कहेंगे, या तो फिर पैसिव वॉइस कहेंगे। अगर ये लाइन आपको समझ में आई तो हम यहां से समझने की क्या कोशिश करेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होगा कि एक्शन जो होता है उसका डोमिनेंस वो सब्जेक्ट करता है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर होता है, तो वो आपका क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। लेकिन वही डोमिनेंस अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, आपका पैसिव वॉइस कहला जाएगा। इतना सा है स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो इसी चीज को आप डिफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं। एन एक्शन इन द डोमिनेशन, एन एक्शन इन द डोमिनेंस of its subject is kept kept in active voice, in active voice। ठीक है, तो ये तरीका है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, राम ईट्स अ मैंगो। राम ने एक आम खाया। एक्शन किसके थ्रू हो रहा है, तो राम के थ्रू, जो कि वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है ना। चलो, अब हम लोग पैसिव को समझते हैं। पैसिव वाला देख लेते हैं थोड़ा। देखो, इसमें भी सेम कंडीशन होगा, लेकिन एक्शन जो होगा, एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ
इट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ था ना, ध्यान रखना, यहाँ ऑब्जेक्ट पे होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन पैसिव वॉइस, ठीक है, समझ गए। तो ये था आपका डिफिनीशन। अब देखो एग्जाम्पल से हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप इसको ऑब्जेक्ट के टर्म में डोमिनेंस करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अ मैंगो इज इटेन बाय राम, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन अ मैंगो इज ईटेन बाय राम, बाबू ध्यान से देखो, आम को राम के द्वारा खाया गया, तो यहाँ एक्शन जो हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, राम के द्वारा हुआ है, जो कि इस सेंटेंस में वाक्य का क्या है, आप कहिएगा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। जबकि यहाँ पे आपका राम क्या था, सब्जेक्ट था, लेकिन इस सेंटेंस में राम क्या बन गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे एक्शन जो डोमिनेंस हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है। जबकि इस सेंटेंस में एक्शन जो डोमिनेंस हो रहा था वो किसके थ्रू हो रहा था, राम के थ्रू, जो कि वाक्य का सब्जेक्ट है। यहाँ भी राम के थ्रू हो रहा है और यहाँ भी राम के द्वारा ही हो रहा है, बट फर्क बस ये है कि यहाँ राम सेंटेंस का सब्जेक्ट है और यहाँ पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बस यही फर्क है। तो एक्शन आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो, जब हम लोग वॉइस लर्न कर रहे हैं तो इसके टर्म में कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे वर्ब फॉर्म, वर्ब को 5 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। कितने फॉर्म में, 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। देखो, इसमें V1 में अगर ing जोड़ दिया जाए तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। V1 में अगर ing जोड़ दिया जाए तो ये कौन सा फॉर्म बन जाता है, फोर्थ फॉर्म। और अगर V1 में एस या es जोड़ दिया जाए, V1 में एस या es जोड़ दिया जाए तो वो कौन सा फॉर्म बन जाता है, V5 बन जाता है, फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, ठीक है। और देखो, कोई भी वर्ब जो होता है अगर V1 फॉर्म में लिखा हुआ हो, यानी सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो वह हमेशा क्या होता है, प्लुरल होता है। क्या होता है वो, प्लुरल। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे डू लिखूं तो डू और इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा डिड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा डूइंग और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा डस। इसमें नोटिस करने वाली क्या क्या बातें हैं वो समझिए। जैसे किसी वाक्य में अगर वर्ब आप लिखिएगा तो ये एस और ईएस वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ये वर्ब कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बाबू। उसके बाद यहाँ जो मैंने डू लिखा है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये क्या है, प्लुरल है। ये क्या है आपका, प्लुरल। ये जो V1 है ये प्लुरल है, जबकि ये क्या है, आपका सिंगुलर फॉर्म है। लेकिन अगर मैं नाउन की बात करूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं, नाउन की बात करूं तो आप, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं गर्ल तो आप कहिएगा ये गर्ल क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं गर्ल्स तो ये क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। अब इसमें नोटिस करने की क्या बात है वो देखो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं सिंग तो ये क्या है, प्लुरल है, ये क्या है, प्लुरल। लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूं सिंग्स तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आता है कि अगर किसी वर्ब में एस और ईएस जोड़ दिया जाए तो वो सिंगुलर बन जाता है, जबकि किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, प्लुरल बन जाता है। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म, V1, V2, V3, V4, V5। V1 किसी भी वर्ब को सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है तो वो क्या, कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। और V2 को हम लोग पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म, पास्ट। और ये होता है पास्ट पार्टिसिपल,
ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट फॉर्म क्या होता है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वर्ब का कितना फॉर्म होता है, 5 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। चलो, आईएनजी वाला फोर्थ फॉर्म होता है, एस और ईएस वाला फिफ्थ फॉर्म होता है, किसी भी वर्ब को सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो वो फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक। और भी बहुत सारे हैं जिसका आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं सिंग का लिखूं तो सिंग, sang, sung, और यहां पे क्या हो जाएगा, सिंगिंग, और यहां क्या हो जाएगा, सिंग्स, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म और ये क्या हो गया, फिफ्थ फॉर्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा वर्ब फॉर्म क्या चीज होती है। मैं शॉर्ट में चीजें बतला रहा हूं क्योंकि हमारा टॉपिक वर्ब फॉर्म पढ़ना वर्ब नहीं है। वर्ब के टॉपिक में मैं आपको बतलाऊंगा, हमें पढ़ना है वॉइस, ठीक है ना। देखो, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हमें पता होनी चाहिए। जब कभी आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें 3 चीजें अवेलेबल होती है। कोई भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो एस, मैं पूरा लिख देता हूं, एस क्यों लिखूं, मैं पूरा लिख देता हूं। देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या तो फिर कंप्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट या तो फिर कंप्लीमेंट होता है, ठीक। देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप लिखिए उसमें आपको ये 3 चीजें जरूर देखने को मिलेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, राम अच्छा है, राम अच्छा है। मुझे बताइए, इसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे, आप तो इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे, राम इज गुड, ठीक है। अब इस सेंटेंस में राम जो है सब्जेक्ट है, इज जो आया है वो वर्ब है, और गुड जो है इस सेंटेंस का कंप्लीमेंट है, ठीक है। अब देखो, राम इज गुड, इसमें गुड क्या है, कंप्लीमेंट है, तो ये सेंटेंस का क्या होता है, स्ट्रक्चर। अब आप इसमें से गुड को हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, राम इज। अब ये राम है क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो सेंटेंस आपको आधा अधूरा लग रहा है। तो ऐसी अवस्था में आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट देना अनिवार्य होगा, ठीक है। राम गाता है, राम सिंग्स अ सॉन्ग। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये सॉन्ग्स जो वर्ड आया है ये क्या है, आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। और ये जो राम है ये क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और बीच में जो आया है ये वर्ड आपका क्या है, वर्ब है। अब आप ऐसा फिक्स मत कर लेना कि शुरू में आएगा सब्जेक्ट होगा, बीच में आएगा वर्ब होगा, लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट होगा, नहीं। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अगर सब्जेक्ट आपको रिकॉग्नाइज करना हो तो 2 वर्ड से आप सवाल कीजिए, सॉरी 1 वर्ड से सवाल कीजिए, हु, ठीक है। किससे सवाल करना है, हु से। और अगर आपको ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करनी है तो आप हु, व्हाट या तो फिर हुम से सवाल करो, और इसका आंसर जो वर्ड देगा वही शब्द क्या होगा, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मैं लिखूं, राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम गाना गाता है, राम एक गाना गाता है। अब देखो, हु से मैं सवाल करता हूं, हु का मतलब होता है कौन, कौन एक गाना गाता है, आप कहिएगा राम गाना गाता है, कौन गाना गाता है, राम, तो राम इस वाक्य का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैं व्हाट से सवाल करता हूं, राम क्या गाता है, आप कहिएगा सॉन्ग गाता है, तो ये सॉन्ग वाक्य में क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई होप आप चीजों को समझ पाए हो, ठीक है ना। अब कहिएगा सर उस हिसाब से तो यहां भी हो सकता है, राम इज गुड, राम अच्छा है, तो इसको सवाल करके देखो ना बाबू, व्हाट से, राम क्या है। अब यहां पे राम क्या है, ये क्या है से सवाल नहीं बनेगा, राम कैसा है से सवाल बनेगा, किससे बनेगा, कैसा से। तो मैंने कैसा से तो पूछने के लिए नहीं कहा, हाउ से तो मैंने सवाल करने को नहीं कहा। तो यहाँ पे जो वर्ड गुड आया है ये आपका क्या है, कंप्लीमेंट है, ना कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट
कंप्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये 3 होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। देखो अब हमें केस समझना है। केस जो है अभी जो फिलहाल हमें समझना है वो प्रोनाउन का केस समझना है। ठीक है, नाउन का केस भी हम देखेंगे लेकिन बाद में देखेंगे, फिलहाल तो हम प्रोनाउन समझ। तो प्रोनाउन में भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। जैसे एक है हमारा सब्जेक्टिव केस, दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस आपको सबका बतलाना है। जैसे मैं यहाँ पे प्रोनाउन लिखता हूँ आई, बी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सब का सब प्रोनाउन मैंने लिख दिया। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप कहिएगा मी होता है। बी का क्या होता है, बी का अस होता है। यू का क्या होता है, यू का यू ही होता है। ही का क्या होता है, ही का हिम होता है। सी का क्या होता है, सी का हर होता है। दे का क्या होता है, दे का देम होता है। ये सब का सब ऑब्जेक्टिव केस है। और इट का क्या होता है, इट का इट। ठीक है ना। अब ये प्रोनाउन के साथ ये फंडा है। ठीक है, अगर मैं नाउन की बात करूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो सकते हैं, इसलिए इसमें कोई लफड़ा नहीं है सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है ना। प्रोनाउन में थोड़ी सी परेशानी है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, दिल सेड टू दिल, दिल सेड टू दिल। आपने गाना सुना होगा, दिल ने ये कहा है दिल से। यहाँ पे दिल जब कहता है फर्स्ट टाइम तो ये वाक्य का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और दिल कहता किससे है, वापस दिल से ही कहता है, तो ये सेंटेंस में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं, कोई अगर मैं इसको इधर लिखूं या इसको उधर लिखूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है और वाक्य में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं यहां लिखूं लालू, लालू लव्स राबड़ी। अब आप कहिएगा ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको बदल देता हूं, राबड़ी लव्स लालू। क्या ये सेंटेंस में अब ये सब्जेक्ट है, नहीं, कहिएगा ये ऑब्जेक्ट बन चुका है और ये क्या बन चुका है, सब्जेक्ट। अब तो यहाँ आप कंसिडर क्या करेंगे कि नाउन जो होता है, नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम हो सकते हैं, बट प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं है। प्रोनाउन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आई का मी होता है, बी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, इट का इट होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल सी बात है। अगर आप पहले से जानते तो अच्छी बात है और नहीं जानते तो अभी जान लीजिए। ठीक है, अब देखो टेंस। टेंस भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, देखो टाइम एंड टेंस होता है। टेंस एक्चुअल में 4 प्रकार के होते हैं। अगर मैं 4 बोल दूं तो आपको लगेगा कौन सा क्या बता रहा है भाई, 3 ही होता है, लेकिन एक्चुअल में टेंस 4 होते हैं। तो आप कहिएगा मैंने तो 3 पढ़ा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो वो आप टेंस नहीं पढ़े, वो टाइम पढ़े। ठीक है, टेंस 4 होते हैं जो कि आपका मैं लिख देता हूं। सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा है आपका परफेक्ट टेंस, और चौथा है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही आपके 4 टेंस होते हैं। 3 टेंस नहीं होता है, 4 टेंस होता है। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो अब इसी को आप 3
टाइम में लिखते हैं। एक प्रेजेंट टाइम होता है और दूसरा पास्ट टाइम होता है और तीसरा आपका फ्यूचर टाइम होता है। और इसी को आप पढ़ते हैं जब तो बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आई? तो प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है। देखो अगर मैं इंडेफिनिट टेंस की बात करूं प्रेजेंट में तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, और V1 के साथ एस या ES, या तो फिर केवल केवल क्या देखने को मिलेगा, V1 देखने को। यानी ओवरऑल मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ पे वर्ब के दो फॉर्म देखने को मिल सकता है। एक तो आपका V1 और दूसरा क्या मिल सकता है आपका V5। या तो V1 मिलेगा या तो फिर क्या मिलेगा, V5 मिलेगा। ठीक है। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो हमेशा V2 देखने को मिलेगा, और अगर फ्यूचर की मैं बात करूं तो शैल विल के साथ आपको V1 देखने को। ठीक है। अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ V4 देखने को मिलेगा, और अगर मैं पास्ट की बात करूं तो वाज वर के साथ V4 देखने को मिलेगा। और यहां अगर मैं बात करूं तो B प्लस V4 देखने को मिलेगा, और शैल विल जैसे है वैसा ही रहेगा। स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा। अगर मैं परफेक्ट टेंस की बात करूं प्रेजेंट में तो आपको हैज हैव के साथ V3 देखने को मिलेगा, और पास्ट में हैड के साथ V3 देखने को मिलेगा, और फ्यूचर में आपको क्या देखने को मिल सकता है भाई, हाँ हैव के साथ V3 देखने को मिलेगा। ठीक है। और आपका सेल और बिल जो है पहले की तरह रहेगा। ठीक है। और मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको हैज हैव तो मिलेंगे ही, लेकिन इसके साथ आपको बिन मिलेगा, और बिन के साथ क्या रहेगा, V4 रहेगा। ठीक है। और यहाँ मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, हैड रहेंगे, बिन रहेंगे, और इसके साथ फिर कौन सा फॉर्म होगा, आपका फोर्थ फॉर्म होगा। अभी मैं लिख रहा हूं ना थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, तो आपको मे भी बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ भी सेल बिल के साथ हैव प्लस बिन प्लस V4 होते हैं। तो ये मैंने आपको ओवरऑल टेंस बतला दिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये टेंस नहीं होते हैं, टाइम होते हैं। टेंस केवल 4 होते हैं, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 12। कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है। चलो ओवरऑल आपको चीजें समझ में आ गई होगी। देखो ये जितना ओरिएंटेशन मैंने अब तक बताया, इन सारे ओरिएंटेशन का आगे यूज है। ठीक है। इससे सवाल जो है आपको समझने में आसानी होगी, और कोई खास बेनिफिट यहाँ से होने वाला नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से देख करके मैं टेंस का क्वेश्चन कर लूंगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपको बेसिक चीजें हैं जो आपको मे बी पहले से पता होना चाहिए। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी आप लर्न कर लीजिए। ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो भाई अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ गए हैं, रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। अब हम लोग सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो वॉइस जो होता है वो क्या चीज होती है, बी फॉर्म प्लस V3 को वॉइस कहते हैं। बी फॉर्म प्लस V3 यही वॉइस है। जहां पे आपको बी फॉर्म प्लस V3 दिख जाए वही क्या है, आपका वॉइस है। और वॉइस में भी कौन सा वॉइस, तो आप कहिएगा पैसिव वॉइस। एक्टिव नहीं होगा, वो पैसिव होगा। या तो वॉइस कहिए या तो फिर सेंटेंस कहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप कह सकते हैं। ठीक। बी फॉर्म प्लस V3 को हम क्या कहते हैं, वॉइस कहेंगे। कौन सा वॉइस कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे। ध्यान से देखो, देखो नंबर ऑफ बी फॉर्म, नंबर ऑफ बी फॉर्म, बी फॉर्म की संख्या कितनी होती है। देखो बी फॉर्म की संख्या टोटल 8 होती है। कितनी होती है, 8। मैं यहां थोड़ा लिख देता हूं, V1, V2, V3,
V4 एंड V5, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर मैं फर्स्ट फॉर्म की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 आते हैं, एक आता है एम, दूसरा आता है आर और तीसरा आता है बी। एम आर बी। अगर मैं V2 की बात करूं तो V2 में आता है वाज और वर, ठीक है। अगर मैं V3 की बात करूं तो V3 में आता है बिन, और V4 की मैं बात करूं तो V4 में आता है बिंग और V5 में आता है इज, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप 2 मिनट के अंदर आसानी से याद कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपके लिए चीजें काफी ज्यादा आसान लगने वाली है, ठीक है। नहीं याद करेंगे तो 2 दिन बाद याद करेंगे, लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आपके लिए ये चीजें आसान होगी, क्योंकि मैं वो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो आपको किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है ना। देख लो, ध्यान से देख लो, V1 V2 V3 V4 V5। V1 में एम आर बी आता है, V2 में वाज वर आता है, V3 में बिन आता है, V4 में बिंग आता है और V5 में इज आता है, ठीक है। अब छोटी सी बात और है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अगर मैं प्रेजेंट टाइम में आई का यूज, आई के साथ वर्ब यूज करना चाहूं, एक्जुलरी वर्ब, तो क्या आएगा? एम आएगा। इतना तो आपका माइंड मेकअप है। अगर पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या आएगा? वाज आएगा। और अगर मैं फ्यूचर टाइम में यूज करूं तो कौन सा आएगा? आप कहिएगा सेल आ जाएगा। इतना तो माइंड मेकअप है ना आपका। उसके बाद मैं बी की बात करूं तो प्रेजेंट में अगर आप एक्जुलरी वर्ब यूज करेंगे तो क्या आएगा? आप कहिएगा आर आएगा। और पास्ट में यूज करेंगे तो क्या आएगा? वर आएगा। और फ्यूचर में यूज करेंगे तो क्या आएगा? सेल आएगा। उसके बाद अगर मैं यू की बात करूं तो यू के साथ प्रेजेंट में आर आता है, पास्ट में वर आता है और फ्यूचर में विल आता है। ये सब एक्जुलरी वर्ब है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ये सब बेसिक बातें हैं, आप पहले से जानते होंगे। ही आता है, पास्ट में वाज आएगा और फ्यूचर में विल आएगा, ठीक है। सी के साथ वही फंडा है, इज आएगा, वाज आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो सी के साथ वर लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा आप मत कीजिएगा, ठीक है ना। ही, सी, दे। दे के साथ प्रेजेंट टाइम में आर आता है, पास्ट में वर आता है और फ्यूचर की मैं बात करूं तो फ्यूचर में विल आता है, ठीक है। ये सब का सब क्या है? एक्जुलरी वर्ब है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इसे आप रिमाइंड कर लीजिए, अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। जितना लंबे समय तक ये एडजस्ट रहेगा उतनी चीजें आपको आसान लगेगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ठंडी के मौसम में। क्रिकेट सबको पसंद होता है, तो मैं भी आपको क्रिकेट खिलाऊंगा, है ना। चलो, सब खेलने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे 3 स्टाम्प है और यहाँ भी 3 स्टाम्प है, और ये जो है सो आपका इतना बड़ा जो है वो क्या है? पिच है। ये क्या है? पिच। अरे भाई, प्लेग्राउंड, जहां आप मैच को क्या करते हैं? खेलते हैं, ठीक है। देखो, और यहाँ पे ऐसा होता है ना, है ना। देखो, बीच में जो आने वाला है वो आपका आने वाला है क्या? वो मैं बताता हूं। बीच में जो आएगा आपका वो है आपका बी फॉर्म प्लस V3। क्या आने वाला है? बी फॉर्म प्लस V3। बीच में जो आएगा वो क्या आएगा? बी फॉर्म प्लस V3। क्या आएगा? बी फॉर्म प्लस V3। और जो यहां पे चेंजेबल होगी चीजें वो क्या है, उसको जरा नोटिस करना। देखो, यहां पे जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, और यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट जो होगा
वो सब्जेक्ट के टर्म में आएगा। देखो हम लोग जब मैच खेलते थे बचपन में तो हम लोगों के पास प्रॉपर बैट नहीं होता था, एक ही बैट होता था। कितना बैट होता था? एक ही बैट। और वो बैट किसके पास होता था? यहाँ पे होता था, जो बैट्समैन होते थे उनके पास होता था। तो ये बैट लेकर करके कहाँ पहुंचता था? इस पॉइंट पे पहुंचता था। तो यहाँ भी आपको भी ऐसा ही कुछ करना है, ठीक है ना। यहाँ से जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के टर्म में जाएगा बाई के साथ। किसके साथ जाएगा? बाई के साथ। तो बाई के साथ सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो है वो किस चीज में बदल जाएगा? ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। किस चीज में बदल जाएगा भाई? आप कहिएगा ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है। और पहुंचेगा कहां पे? इस वाले स्थान पे, ठीक है। यहां से चला और पहुंचा कहां पे? इस वाले स्थान पे, सही है ना। तो ये बाई के साथ जाएगा और यहाँ वाला जो पर्सन होता है वो विकेट के पास आता है, यहाँ पे आता है ओपनिंग करने के लिए भाई। अब यहाँ पे भाई वो बैट से ये करेगा, उसको क्या कहते हैं, देखो। तो ये जाएगा विदाउट बैट, इसके पास बैट तो है नहीं भाई। तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यानी यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा बाबू? सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर आकर करके। और यहाँ वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा लेकिन बाई के साथ, ठीक है। और बीच में क्या रहेगा? बी फॉर्म प्लस V3। तो पहला काम क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद बी फॉर्म प्लस V3 का काम करना है, उसके बाद यहाँ बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के टर्म में बदल देना है। बस यही काम आपको करनी है। मैच खत्म, वॉइस खत्म। अब देखो आपको लगेगा ऐसे कैसे मैंने खत्म कर दिया। देखो जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब इसको आप जैसे याद रख सकते हैं रखिए। अब इतना स्ट्रक्चर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। 12 टेंस है, 12 स्ट्रक्चर होंगे। ये तो आपके टेंस के एक्टिव वॉइस का होगा, पैसिव में चेंज करेंगे तो फिर से 12 होंगे। तो 12 गुना कितना हो गया? 24 हो गए। फिर मोडाल हो गए, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इन सब का आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे, फिर उसको चेंज करेंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो वो सारा स्ट्रक्चर आपका इसी के अंदर आ जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक है ना। और कुछ भी चीजें नहीं है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखो अब कुछ फैक्ट्स है, जो बातें मैंने आपको कहा है वो मैं आपको लिख देता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ सके, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट फैक्ट बनकर आता है वो क्या हो जाएगा? तो ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो लिख सकते हैं यहां पे द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, एक्टिव वॉइस का, एक्टिव सेंटेंस या एक्टिव वॉइस बिकम्स, मैं वही लिख रहा हूं जो आपको मैंने क्रिकेट पिच पे बताया है, सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है इन पैसिव वॉइस में। जब आप पैसिव चेंज करेंगे ना बाबू उस समय आपको करना, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि साधारणता यानी जनरली, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है अंग्रेजी में वो बोल दीजिएगा, मैं हिंदी लिख दूंगा। और साधारणता आपको क्या करना है? द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है इसका, एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस बिकम्स, क्या बन जाएगा ये बताइए मुझे। आप कहिएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बैट के साथ जाएगा ना ये तो आपको मैं पहले ही बताया हूं। इस सेंटेंस में तो आप कहिएगा पैसिव सेंटेंस में, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव में जब ले जाएंगे ना तब। पैसिव सेंटेंस कहो या पैसिव वॉइस कहो कोई दिक्कत, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले आपको ये करना है, उसके बाद बी फॉर्म पे कंसिडर करना है। किस पे कंसिडर करना है? बी फॉर्म पे। बी फॉर्म प्लस V3, बी फॉर्म प्लस V3 मिक्स
द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक, फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या होगा आपको जो याद रखना है, पैसिव बनाते समय, तो भाई हिंदी, पैसिव बनाते समय बी फॉर्म, बी वर्ब जो होता है, बी वर्ब का वही रूप लिखना है, बी वर्ब का वही रूप लिखना है जो एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब का रूप है। अब ये लाइन थोड़ा समझना, रूप है, मैं इसको बतलाऊंगा फोर्थ नंबर। पैसिव बनाते समय बी फॉर्म जब हम लोग चेंज करेंगे ना बाबू, तो किस में बदलेंगे, V1 में बदलें कि V2 में बदलें कि V3 में बदलें, तो भारी दिक्कत है। तो आपको उसमें बदलना है जिसमें एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब है ना, उसी फॉर्म में आपको बदलना है। शायद से ऊपर से जा रहा होगा, तो अगर मैं एग्जाम्पल कराऊंगा ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो पांचवा कॉन्सेप्ट देखो। 5 नंबर में आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में, यदि किसी एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव में लिख देता हूं ए भी, समझ जाना, ठीक है, में पहले से कोई एक्सुलरी वर्ब हो, एक्सुलरी वर्ब हो, तो उसके समुचित प्रयोग के बाद ही बी फॉर्म प्लस V3 का यूज करें, और लास्ट कॉन्सेप्ट आपका 6, क्या है इसमें कॉन्सेप्ट 6 नंबर में ध्यान रखना, जब कभी आप पैसिव में चेंज करेंगे ना, तो बी, बिन और बिंग, ये तीनों एक क्रम में नहीं आ सकता है, का क्रम एक साथ नहीं आ सकता, ध्यान रखिए, एक साथ नहीं आ सकता है। और अगर आ गया तो क्या करेंगे, तो आप सिंपली कहिएगा कि इसका पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता है। बस यही है कॉन्सेप्ट आपका, खत्म हो गया वॉइस, यही था। आपको मैं पीछे वाली स्लाइड पे लेकर जाता हूं और जाकर करके देख लीजिए आप फटाफट। क्या मैंने बतलाया, सबसे पहले मैंने बतलाया कि ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का, उसको सब्जेक्ट बनाइए पैसिव वॉइस में। फिर आपको जनरली द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम बाई प्लस ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, यानी सिंपली जो है वो सब्जेक्ट जो है वो बाई के साथ ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। फिर बी फॉर्म प्लस V3 का स्ट्रक्चर देना है। उसके बाद पैसिव बनाते समय बी फॉर्म का वही रूप लिखना है जो एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब का रूप है। ठीक है, ये लाइन में आपको बतलाता हूँ आगे। फिर यदि किसी एक्टिव वॉइस में पहले से एक्सुलरी वर्ब मौजूद हो तो उसको पहले डिट्टो छाप लो, उसके बाद ही बी फॉर्म प्लस V3 का प्रयोग करो। ठीक है, और लास्ट में क्या मैंने बताया, बी बिन बिंग, यानी बी बिन बिंग, ये तीनों किसी भी सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकते। अगर आ गया तो उसका सही आंसर होगा नो पैसिव, मतलब उसका पैसिव फॉर्म बनाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसका नहीं बनाया जा सकता है, जैसे कम गो, डाई फॉल, लाई स्लीप, बात गो, स्टैंड, स्टॉप। इन सारे सेंटेंसेस के साथ इन सारे वर्ब्स का कभी भी वॉइस नहीं बन सकता है। ठीक है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा।
चीज़ें तो बहुत सारी है, लेकिन सारा मैं अभी आपको बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। चलो तो एक एक करके एग्जाम्पल को मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे आप भी इसे सॉल्व करना सीख जाएंगे कि इसको सॉल्व करते कैसे, ठीक है। तो फटाक से मैंने आपको पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, यानी 4 एग्जाम्पल दिया है और चारों एक ही टेंस का है। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो प्रेजेंट टाइम है। कौन सा टाइम है? प्रेजेंट टाइम का ये सेंटेंस लिया गया। प्रेजेंट टाइम में कितने टेंस है? 4 टेंस है। ये चारों टेंस का एक एक सेंटेंस में दिया हूँ, ठीक है। चलो तो सबसे पहला सेंटेंस है जिसे आपको पीवी में चेंज करना है, मतलब पैसिव में चेंज करना है। राम राइट्स अ लेटर। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के टर्म में लाओ। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के टर्म में लाएंगे तो क्या लिखेंगे? अ लेटर। क्या लिखेंगे? अ लेटर, ठीक है। यहाँ तो दूर दूर तक एक्जुलरी वर्ब दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है? बी फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है? बी फॉर्म। बी फॉर्म प्लस V3, यही तो वॉइस है भाई। बी फॉर्म प्लस V3, यही तो वॉइस है हमारा। तो अब हमें क्या करना है? बी फॉर्म लिखना है। तो बी फॉर्म उसी का लिखना है जो सेंटेंस के एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव सेंटेंस का मेन वर्ब है। तो देखो एक्टिव सेंटेंस आपका ये है ना, ये एक्टिव सेंटेंस है, इसका मेन वर्ब पकड़ लो। ये देखो मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब किस फॉर्म में? V1, V2, V3, V4, V5 किस में है? आप कहिएगा, देखिए V1 प्लस एस और ES जुड़ा हुआ है ना, यानी किस फॉर्म में है? 5वें फॉर्म में। तो 5वां में मैंने क्या बताया था? एम, आर, बी, वाज, वर, बीन, बिंग, इज। क्या बताया था? इज। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ? इज। ये हो गया आपका क्या? बी फॉर्म। कैसे लिखा मैंने बी फॉर्म? ध्यान से देखो, एक्टिव सेंटेंस का जो मेन वर्ब है उसको पहचानना है। तो ये आपका मेन वर्ब है और ये किस फॉर्म में है? आप कहिएगा ये 5th फॉर्म में। तो 5th फॉर्म में क्या आता है? इज आता है। देखो ना भाई, यहाँ पे जाके कहाँ गया भाई? यहाँ पे देखो क्या आता है? इज आता है कि नहीं 5th फॉर्म में? बस यही कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, V1, V2, V3, V4 का, है ना। देखो हो गया इज। उसके बाद क्या लिखना है? V3। तो V3 जो लिखेंगे वो मेन वर्ब का ही लिखेंगे। तो राइट का V3 क्या होगा? रिटेन। राइट का V3 क्या हो जाएगा? रिटेन। ये होगा रिटेन। उसके बाद मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के टर्म में लाना है बाई के साथ। बाई के साथ, क्योंकि इसके पास बल्ला होगा ना, यही है हमारा बाई नाम। फिनिश हो गया। अ लेटर इज रिटन बाई, खत्म। कितना आसान है। देखो, राम इज राइटिंग अ लेटर। अ लेटर, अ लेटर हमारा सेंटेंस में क्या है? आप कहिएगा ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इसको बनाना है क्या? सब्जेक्ट। तो ये लो मैंने बना दिया ये सब्जेक्ट, अ लेटर बन गया। अब आपको मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब रहे तो उसको छाप देना है। देखो इसमें दिख रहा है एक्जुलरी वर्ब, कहिएगा हाँ दिख रहा है, इज है। तो यहाँ पे इज को मैंने छाप दी, ठीक है। उसके बाद आपको बी फॉर्म प्लस V3 लिखना है। बी फॉर्म प्लस V3। तो बी फॉर्म किसका लिखना है? एक्टिव सेंटेंस के मेन वर्ब का। तो एक्टिव सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? आप कहिएगा V4 है। क्या है? V4 है। क्या है? V4। तो V4 में मैंने क्या बताया था? आप कहिएगा बिंग बताएं, हम बोले थोड़ी हैं। तो बिंग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बिंग। उसके बाद आपको क्या लिखनी है? V3 लिखनी है। तो V3 क्या हो जाएगा? तो राइट का V3 होता है रिटेन। क्या होता है? रिटेन। तो यहाँ आपने लिख दिया रिटेन। उसके बाद क्या हो जाएगा? बाई, और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट के टर्म में बाई। दैट्स ऑल। समझ में आ गया? चलो देखो आगे, राम हैज रिटेन अ लेटर। देखो बाबू, इस सेंटेंस में ये क्या है? अ लेटर। ये लेटर जो आया है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, तो यहाँ बन गया अ लेटर। हो गया ना। अब आपको क्या करना है? अगर आपको एक्जुलरी वर्ब दिख रहा है तो यहाँ डिट्टो छाप दो। तो आप कहिएगा हाँ दिख रहा है, हैज। यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक है। अ लेटर यहाँ नहीं था, देखो ध्यान से, यहाँ नहीं था, यहाँ पे है, हैज। उसके बाद मुझे क्या लिखनी है? बी फॉर्म लिखनी है। तो बी फॉर्म हमेशा किसका लिखना है? हमेशा मेन वर्ब का लिखना है। तो मेन वर्ब यहाँ क्या है? रिटेन। रिटेन क्या है? V3 है। और V3 में याद करो मैंने यहाँ क्या बताया था? MRB, वाज, वर, बिन बताया था। क्या बताया था? बिन। तो यहाँ लिख दिए। उसके बाद क्या करना है? V3 लिखना है। तो V3 तो V3 दिया हुआ ही है, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। रिटेन। और लास्ट में सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट के टर्म में बाई
खत्म। ठीक है, कितना आसान है। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रेजेंट टाइम का। राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर। देखो सबसे पहले ए लेटर को लिखेंगे तो ए लेटर हो गया। उसके बाद आपको एक्जुलरी वर्ब दिख रहा है, कहिएगा हाँ दिख रहा है, ए देखिए यहाँ है, तो यहाँ इसको क्या करेंगे छाप देंगे एज। ठीक है, उसके बाद ये देखिए मेन वर्ब क्या है, तो आप कहिएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म में क्या लिखने के लिए मैंने बोला था, तो आप कहिएगा बीइंग लिखने के लिए बोले थोड़ी है बीइंग। उसके बाद ये तो बी फॉर्म आपने लिख दिया, अब क्या लिखना है V3 लिखना है, तो V3 राइटिंग का V3 क्या होगा रिटेन, क्या हो जाएगा रिटेन। तो यहाँ आपने लिख दिया रिटेन। उसके बाद क्या करना है बाई, और सब्जेक्ट क्या है राम, तो बाई फिनिश खत्म। क्या आपको ये सही लगा? देखो अब आप एक बात भूल गए, मैंने सिक्स्थ कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जरा ध्यान से देखो। ए बी बिन बिंग, बी बिन बिंग ये तीनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। अब इस चीज को ध्यान में रख के इसको जरा नोटिस करो, यहाँ पे बिन और बिंग दोनों एक साथ आया है कि नहीं आया, आ गया ना। तो ये जो है सेंटेंस जो दिया हुआ है, इस सेंटेंस का कोई भी पैसिव नहीं बन सकता है, तो इसका आंसर होगा नो पैसिव। लेकिन कुछ एडवांस लोग आपको कहेंगे नहीं हमको बना के दिखाइए करो जबरदस्ती, तो आप क्या करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस तरीके से बना लेंगे। एक्चुअल में ऐसा बनता नहीं है, एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को थियोरेटिकली उनको पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है और जबरदस्ती आपके साथ करता है ऐसा, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करें। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अंजलि रोट अ लेटर। देखो बाबू यहाँ पे जो हमने वॉइस लिया है वो पास्ट टाइम का है, किस टाइम का है पास्ट टाइम का। ठीक है ना, चलो फटाफट करो अब इसको, समय कम है। चलो यहाँ देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर, क्यों है क्योंकि व्हाट और हुम से सवाल करने के लिए कहा गया था, तो सवाल करेंगे तो क्या आएगा अ लेटर। जैसे अंजलि क्या लिखती थी, क्या लिखती थी लेटर लिखती थी, तो लेटर लिखेंगे भाई अ लेटर। अब आपको एक्जुलरी वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोड़ो गोली मारो। अब यहाँ पे क्या है रोट, रोट क्या है V1 या V2, तो आप कहिएगा V2 है, तो V2 में वाज आएगा या वर आएगा, तो आप कहिएगा वाज भी बताए थे वर भी बताए थे। अब क्या लिखे भाई, तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पे अ लेटर सिंगुलर है या प्लूरल, आप कहिएगा सिंगुलर, तो वर्ब कैसा आएगा सिंगुलर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाज। ठीक है, ये आपने बी फॉर्म यूज कर दिया, आपने बी फॉर्म यूज कर दिया। अब आपको क्या यूज करना है V3 करना है, तो बी फॉर्म के बाद V3 किसका करना है, हमेशा मेन वर्ब का करना है, तो रोट का V3 क्या हो जाएगा रिटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिटेन, रिटेन। और उसके बाद आपको क्या करना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के टर्म में लिखना है, तो बाई अंजलि हो गया खत्म। ठीक, इसको करो। रिया वाज राइटिंग अ लेटर, क्या लिखेंगे अ लेटर इज, सॉरी वाज हो जाएगा ना, एक्जुलरी वर्ब दिया हुआ है वाज। उसके बाद यहाँ पे क्या है V4 है, ये क्या है आपका V4 है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया, आप कहिएगा बीइंग बताए थे। उसके बाद बी फॉर्म तो आपने लिख दिया, अब क्या लिखना है V3, तो राइटिंग का V3 क्या हो जाएगा रिटेन, थर्ड फॉर्म रिटेन बाई, और क्या लिखेंगे रिया, रिटेन बाई रिया, दैट्स ऑल। यू हैड रिटेन अ लेटर। देखो यहाँ पे जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे अ लेटर, और एक्जुलरी वर्ब दिख रहा है डिट्टो छाप देंगे हैड। उसके बाद ये देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आप कहिएगा ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म में मैंने क्या बताया था, देखो जाकर वहां पे जहाँ पे मैंने बी फॉर्म का 8 बताया ना कॉन्सेप्ट, वहां पे जाके देखो मैंने क्या बताया, तो आप कहिएगा बिन बताए थे, और बिन के बाद आपको बी फॉर्म हो गया, अब क्या लिखनी है V3 लिखनी है, तो V3 लिखने के टर्म में यहाँ क्या लिखेंगे रिटेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे रिटेन, और लास्ट में आपको क्या करना है रिटेन बाई, दैट्स ऑल। कितना आसान है। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, सबसे पहले क्या लिखेंगे अ लेटर, क्या लिखेंगे अ लेटर। उसके बाद हैड बीन ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि आपका एक्जुलरी वर्ब के टर्म में यूज किया गया है। उसके बाद यहाँ राइटिंग क्या है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आपका यह फोर्थ फॉर्म है, तो फोर्थ फॉर्म में आपको क्या यूज करना है बीइंग यूज करना है, मैंने बीइंग यूज कर दिया। अब आपको क्या करना है बी फॉर्म के बाद V3 लिखनी है, तो राइटिंग का V3 क्या हो जाएगा रिटेन हो जाएगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया रिटेन बाई
इसके द्वारा आई, तो आई तो सब्जेक्टिव केस है, इसका चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप कहिएगा मी, अभी तो बताए थे, तो ये हो गया मी। अब देखो बाबू ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने बताया था बी और बिन दोनों एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पे आ गया, तो इस सेंटेंस का सही पैसिव क्या हो जाएगा, नो पैसिव, यानी इसका पैसिव बनाना संभव नहीं है। लेकिन अगर फिर भी जबरदस्ती बनाने का दिल करे तो ऐसे ही बना दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सुमित विल राइट अ लेटर। अब यहाँ पे जो है आपको फ्यूचर टाइम लिया गया, कौन सा टाइम लिया गया, फ्यूचर टाइम, टेंस नहीं है, फ्यूचर टाइम का चारों टेंस यहाँ पे लिखा गया। सुमित विल राइट अ लेटर, तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले अ लेटर, ठीक है। उसके बाद आपको एक्जुलरी वर्ब दिख रहा है, तो मुझे भी दिख रहा है भाई, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे विल, ठीक है। अब यहाँ पे V1 लिखा गया है, क्या लिखा हुआ है, V1। ये राइट जो है ये आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या मैंने बताया था, एम आता है, आर आता है, और क्या आता है, बी आता है। अब मुझे सोच के बताइए इन तीन में से कौन सा एक्जुलरी वर्ब का यूज करेंगे, तो आप कहिएगा बी का यूज करिए, क्योंकि एम का यूज आई के साथ होता है और आर का यूज किसके साथ होता है, प्लुरल के साथ होता है। और जबकि यहाँ ना तो आई है और ना ही कोई प्लुरल है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बी का करेंगे। तो आपने बी फॉर्म तो यूज कर दिया, अब आपको क्या यूज करनी है, V3 यूज करनी है। तो V3 राइट का V3 क्या होता है, रिटेन होता है। तो यहाँ मैं फटाफट रिटेन लिख दूंगा, और रिटेन बाई क्या हो जाएगा, सुमित, और खत्म। समझ में आ रहा है, ये था आपका पैसिव टर्म। अब आगे देखो, श्वेता विल बी राइटिंग अ लेटर, क्या लिखेंगे, सबसे पहले अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद विल बी मुझे दिख रहा है, क्या है, एक्जुलरी वर्ब, तो मैं लिख दिया यहाँ पे विल बी। उसके बाद ये राइटिंग जो है वो कौन सा फॉर्म है, आपका ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बिन। उसके बाद V3 लिखना है, बी फॉर्म तो हो गया ना, अब V3 लिखनी है, तो V3 राइटिंग का V3 क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटेन, और बाई क्या हो जाएगा, श्वेता, ठीक है। आई शैल हैव रिटेन अ लेटर। अच्छा, इसमें कुछ चीजें आपने नोटिस किया क्या, यहाँ देखो बी और बिंग ये दोनों एक साथ आ गए, बी और बिंग दोनों एक साथ आ गए, तो इसका क्या हो जाएगा, नो पैसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो पैसिव, इसका पैसिव बनाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी बनाने का दिल करे तो ऐसे आप बना दीजिएगा। आई शैल हैव रिटेन अ लेटर, देखो अ लेटर हैव बीन, अच्छा यहाँ पे हैव बीन होगा, देखो भाई गलत हो जाएगा, हैव बीन, यहाँ पे जो होगा वो आपका हैज बीन होगा। कैसे हैज बीन होगा वो समझो, देखो यहाँ अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कैसा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो अ लेटर हैज। उसके बाद आप देखो ये रिटेन जो है वो V3 है, तो V3 में मैंने आपको क्या यूज करने के लिए बताया था, बिन, बी फॉर्म में क्या आ जाएगा, बिन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है मुझे रिटेन, जो कि डिट्टो लिख देंगे क्योंकि V3 चाहिए, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, V3। उसके बाद बाई मी, मी क्यों आया, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट है आपका क्या, you will have been writing an essay, देखो an essay has been, सॉरी बिल होगा ना भाई, will have been, ये तो मैंने छाप दिया क्या, एक्जुलरी वर्ब। अब देखो ये क्या है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आपका ये फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म होने के टर्म में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बी फॉर्म हो गया, अब V3 लिखनी है, तो V3 राइटिंग का V3 क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया रिटेन बाई, सी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, आप कहिएगा हर होता है, क्या होता है, हर, सी का हर, और ये आपका बन गया। लेकिन जरा नोटिस करने वाली बात है, बी और बिन दोनों एक साथ आ गया, बिन और बिंग दोनों एक साथ आ गया, जिसकी वजह से इस सेंटेंस का क्या होगा, नो पैसिव। तो ओवरऑल आपने क्या नोटिस किया इसमें, मुझे क्या पता चला, फ्यूचर टाइम में दो ऐसे टेंस होते हैं जिसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता है, बाकी प्रेजेंट और पास्ट में एक एक ऐसे सेंटेंस होते हैं, एक एक ऐसे टेंस होते हैं जिसका पास्ट पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा सेंटेंसेस है जिसका मैं प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ। आई कैन डू दिस टास्क, देखो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, कहिएगा दिस टास्क, तो इसे आप पहले ऑब्जेक्ट के टर्म में, सब्जेक्ट के टर्म में ले लीजिए, दिस टास्क हो गया। उसके बाद एक्जुलरी वर्ब मुझे दिख रहा है कैन, तो इसे मैं छाप दूंगा,
कैन। उसके बाद डू, देखिए डू क्या है, तो आपका ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से फर्स्ट फॉर्म में मैंने क्या बताया था, एम बताया था, आर बताया था और बी बताया था। अब इन तीन में से किसका यूज कर सकते हैं, आपका ये बी का यूज करिए, क्योंकि एम और दोनों का जगह यहाँ पे नहीं है, तो क्या यूज करेंगे, बी का। दिस टास्क कैन बी, उसके बाद बी फॉर्म हो गया भाई। अब बी फॉर्म के बाद क्या लिखनी है मुझे, V3 लिखने है, तो डू का V3 क्या होता है, डन बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, हो गया खत्म। चलो, नैना कुड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, चेंज करते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस प्रोजेक्ट, जो कि इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसे बना दिया मैंने सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे कुड। कुड क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब है। अब आपको क्या करनी है, बी फॉर्म लिखनी है, तो बी फॉर्म हमेशा मेन वर्ब का लिखते हैं, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, कंप्लीट है, तो कंप्लीट वाक्य का सेंटेंस में कौन सा फॉर्म है आपका, यह V1 है, तो V1 के टर्म में हम क्या यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। क्यों बी यूज कर रहे हैं, क्योंकि आर और एम ये दोनों का यूज यहाँ नहीं कर सकते, ना तो यहाँ पे आई है, ना ही यहाँ पे यू है या दे है या बी है, तो ऐसा कुछ है नहीं, इसकी वजह से मैं यहाँ क्या यूज करूंगा, बी यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद बी के बाद हमें क्या यूज करनी है, V3, तो V3 कंप्लीट का V3 क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। उसके बाद आपको बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के टर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, नैना, नैनों ने बांधी कसी डोर रे। चलो देखो, आई हैव टू कुक फूड, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, फूड, तो फूड को मैं लेता हूं सब्जेक्ट के टर्म में, द फूड। अब यहाँ पे हैव नहीं होगा भाई, हैज होगा। क्यों होगा, क्योंकि फूड जो है ना वो सिंगुलर है, और सिंगुलर होने की वजह से आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो द फूड हैज टू, ये तो एक्जुलरी वर्ब छप गया भाई। अब यहाँ पे मुझे कुक दिखाई दे रहा है, और कुक मेन वर्ब है, और साथ ही साथ ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या यूज करेंगे, बी का, क्योंकि ना यहाँ हम एम यूज कर सकते हैं, ना ही आर यूज कर सकते हैं, तो यहाँ हो गया बी। उसके बाद हमें क्या यूज करनी है, थर्ड फॉर्म, क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म, तो कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुकड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुकड। उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट बाई, ठीक है। ही इज टू सिंग अ सॉन्ग, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। उसके बाद इज टू, उसके बाद देखो यहाँ पे सिंग जो है वो V1 है, तो V1 में क्या आएगा, बी आएगा, तो यहाँ क्या लिखूंगा, बी। उसके बाद हमें क्या लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखना है, तो सिंग सैंग संग होता है, तो यहाँ मैं लिखूंगा संग बाई या ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, बाई, खत्म। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं, जो कि होपफुली आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखेंगे पैसिव ऑफ क्वेश्चन विथ एक्जुलरी वर्ब, मतलब एक्जुलरी वर्ब से जो सेंटेंस पूछे जाते हैं उसका हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट अपडेट में देखेंगे। रहने दीजिए आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।